बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का सियासत के हवाले से एक कॉल है जो कि मेरा बड़ा पसंदीदा है और अगर पाकिस्तान की सियासत को आज भी देखें तो बिल्कुल सही उतरता है। और वो ये कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये उन पतंगों की तरह है जो आपस में ही एक दूसरे को काटती रहती हैं। आज भी यही हो रहा है। दोनों फरीकैन को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कैसे एक दूसरे से सबकत लेनी है, कैसे एक दूसरे को जिच करना है, मतमाए नज़र सिर्फ और सिर्फ ये है। अगर हम पंजाब की बात करें, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की बात करें, वहाँ पर हमारी पार्लिमानी कमेटियाँ, हमारे पार्लियामेंटेरियंस यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस सूबे का निगरान वजीर आला कौन होगा। आइन का आर्टिकल 224 बड़ा वाजे है कि जब कोई कौमी या सूबाई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर दे तो उस पर 60 रोज़ के अंदर, और अगर वक्त से पहले तहलील हो जाए तो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना ही होना होता है। और अगर कहीं पर अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस का इत्तेफाक नहीं होता किसी नाम पर तो मामला पार्लिमानी कमेटीज़ को चला जाता है, जिसमें दोनों अतराफ की मुसावी नुमाइंदगी होती है। और आज 10:10 पे रात को पार्लिमानी कमेटीज़ के पास ये जो वक्त था ये ख़त्म हो जाना था, लेकिन दोनों फरीकैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहले ही आकर अनाउंस कर दिया कि किसी भी एक नाम पर हमारा इत्तेफाक नहीं हो सका। एक जानिब से नसीर खान साहब और अहमद नवाज सुखेरा साहब थे और दूसरी तरफ से हमने देखा कि अहाद चीमा और मोहसिन नकवी साहब का नाम सामने आया था। अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो डिसाइड करेंगे। ऑब्वियसली उसमें दीगर जो मेंबरान हैं उनका वोट भी होता है। लेकिन अगर हम देखें परवेज़ इलाही साहब को, तो इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ डिसीजन आता, उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है, पहले ही उन्होंने अदम एतमाद दिखाया है। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी फैसला करेगा, जिस नाम के हवाले से भी फैसला करेगा, इन 4 नामों में से वो सब उस फैसले को मानने के पाबंद होंगे। ये हम नहीं, ये पाकिस्तान का आइन कहता है, लेकिन इस पर भी बहस जारी है। दूसरी तरफ हमने देखा कि पहले कहा जाता था कि आप पार्लियामान वापस आएं, आपने इस्तीफे दे दिए हैं, ये मत करें, अपना किरदार पार्लियामेंट में आके अदा करें। पीटीआई को ये कहा जाता रहा और पीटीआई की तरफ से क्या बात होती रही कि आप हमारे इस्तीफे मंजूर करें, हम पार्लियामान में नहीं आएंगे क्योंकि ये जाली पार्लियामान है। यहाँ पीटीआई ने पार्लियामान में आने की बात वापस की और उसके बाद पहले आपको याद होगा कि 11 जिस पे ज़मीनी इंतखाब भी हो चुका, इमरान खान साहब जो है वो ज़्यादातर हल्कों से खुद उम्मीदवार थे, उसके बाद फिर 34 लोग और अब फिर 35 लोगों के इस्तीफे जो हैं आज मंजूर हो गए हैं। और इत्तला मेरी यही है कि कुछ अगले हफ्ते 30 के करीब मजीद MNAs के इस्तीफे जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब, स्पीकर साहब मंजूर करेंगे। पहले जरा सुनाइए कि पीडीएम के माजी के बयानात क्या थे पार्लियामेंट में आने को लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो क्या कहा करते थे, चाहे वो स्पीकर साहब खुद हों, वजीर आजम साहब हों। सुनाइएगा। आपके पास आखिरी वार्निंग है, पार्लियामान में बैठो, आए पार्लियामान का हिस्सा बनो, फिर सियासी जमातों आपसे बात कर सकेंगे। अपने आप को लीडर कहते हो तो आए पार्लियामान में बैठे, अपना काम करें। आप ईवान के अंदर आए, आपने जो बात करनी है वो आप ईवान के अंदर करें, यहाँ आपकी आवाज ज्यादा मुवस्सर हो। तो मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ कि आप सीनियर लोग हैं, एक जमात है आपकी, पार्लियामान में आए तो बतौर स्पीकर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपको मैं पूरा मौका दूंगा बात करने का। ना उन्होंने इस्तीफा देने से हमसे मशवरा किया, अब वो आते हैं तो सौबत में तशरीफ लाएं, बिल्कुल आए, हाउस में बैठे, पार्लियामेंट में आके बैठे या सियासी जमातों के साथ बैठे, सियासी क़यादत के साथ बैठे। जब सियासतदान बैठते हैं तो फिर डेडलॉक जो है वो टूटते हैं। मैं इमरान खान साहब से कहूंगा कि आप नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ें, असेंबलियों के अंदर आए, बैठें। अगले इलेक्शन को हम गैर मुतनाज़ा करने के लिए कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के अंदर शिरकत करें। तो ये पीडीएम के बयानात होते थे कि आप पार्लियामान में वापस आएं, कमेटीज में शिरकत करें। और पीटीआई खुद जो यूटर्न ले चुकी पार्लियामान में आने के मामले को लेकर के कहते थे कि नहीं आना, लेकिन फिर डिसाइड किया कि नहीं, पार्लियामान में वापस आएंगे। और उसके बाद इस्तीफे मंजूर होने को लेकर वो कहते थे कि हमने तो इस्तीफे दे दिए, अभी के अभी उनको मंजूर करें। अब जब मंजूर होने लगे तो परवेज खटक साहब ने क्या फरमाया? कल स्पीकर साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जो 35 मैंने एक्सेप्ट किया है, एक आया मेरे साथ, उन्होंने कहा कि हमारे मतलब इस्तीफा मंजूर करो। कोई भी नहीं गया, ना मैं गया ना कोई और गया। तो इतनी बड़ी झूठ पाकिस्तान में बोलना बहुत जुल्म है।
ये कहानी चल रही है पाकिस्तान की सियासत के इस वक्त, इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। मियाँ फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब पहले तो आप ही से आगाज़ करते हैं। चले PTI ने तो यू टर्न लिया ही, जैसे आप उनके लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये तो यू टर्न लेने के माहिर हैं, पार्लियामान में वापस आना चाह रहे थे, अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन लगाना चाह रहे थे, वज़ीर आज़म साहब से चाहते थे कि सदर साहब उनको कहें कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, जिस पर उनको यकीन था कि नंबर पूरे नहीं होंगे। तो ये आपने मरहलावार इस्तीफ़े मंजूरी का सिलसिला कैसे शुरू कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सादिया, आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखें, दो अमल जो हैं वो साइड बाय साइड जो हैं असम्बली के अंदर चल रहे हैं, बल्कि असम्बली के अंदर तो इनफैक्ट एक ही काम चल रहा है ना, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े। और उन इस्तीफ़ों के हवाले से इस्तीफ़े दे के फिर उसके बाद 12 मरतबा उन्होंने चैलेंज किया स्पीकर को भी, गवर्नमेंट को भी, कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें, क्यों नहीं मंजूर हो रहे। फिर अभी चंद दिन पहले आपको याद है कि जब स्पीकर साहब ने ये बात कही कि मैं फ़र्दन तमाम उन मेम्बरान से जिन्होंने अपने इस्तीफ़े दिए हैं उनसे मिलना चाहूँगा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो वफ्द है वो स्पीकर साहब से मिला और उन्होंने दोबारा ये बात कही कि हम इस्तीफ़े देना चाहते हैं। बिल्कुल सही। स्पीकर साहब ने ये बात कही कि आपके कुछ मेम्बरान जो हैं वो मेरे से राब्ते में हैं और उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़े नहीं देना चाहते। तो ये एक गुमगू की कैफियत जो है ये स्पीकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के दरमियान चल रही है। तो अब स्पीकर साहब की हो गई तसल्ली, उन्होंने फर्दन तो मुलाकात अभी भी किसी से नहीं की? नहीं, अब देखें ना, ये प्रेरोगेटिव अब स्पीकर का है, ठीक है, कि उनका इख्तियार है कि वो जो वक्त उनके पास आया उनसे उनकी क्या बात हुई, कितने उनसे मुतमिन हुए, और उसके बाद मरहलावार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पे इस्तीफ़े मंजूर कर रहे हैं। ये तो उनका अपना एक इख्तियार है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आईनी इख्तियार है। दूसरी बात यह कि वो कौन से मेम्बरान हैं कि जिन्होंने कहा स्पीकर साहब को कि हम इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, वो भी स्पीकर साहब को पता है। तो ये अमल इस तरह चल रहा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दिए हुए हैं और बार बार कह रहे हैं हमारे इस्तीफ़े कबूल करो, तो अब उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए जब इस्तीफ़े मरलावार अब कबूल होना शुरू हो गए हैं। दूसरी बात, जो ऐवान में आना चाहते हैं, आपने बयानात भी सुनवाए, मैंने खुद कई जगह ये बात की, हमारे जो फवाकी वज़रा हैं, सीनियर तरीन लीडर्स हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये बात की कि आप इस पार्लियामान का हिस्सा बने, आप जमहूरी अमल का हिस्सा बने और मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं उन्हें हल करने के लिए आप साथ दें, पाकिस्तान को आगे लेके चलें। कहा आज आप ख्वाजा साद रफीक साहब की ट्वीट देखें, उन्होंने आज भी ये बात की कि कोई एक अकेला जमात या फर्द जो है मुल्क को इस बुरहान से नहीं निकाल सकता, आए इस अमल का हिस्सा बने। लेकिन उसको जवाब में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली में आना चाहती है तो उसका सबसे आसान तरीका यह है, यथा कि जाके स्पीकर को कहेंगे जी हमारे इस्तीफे वापस करें, हम आना चाहते हैं, बयान दें हम अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। एक तरफ आप स्पीकर को मिल रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफे कबूल करें, जो बयानात उनके आ रहे हैं कि हम वापस जाना चाहते हैं वो तो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, मीडिया पे आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। आपका काम ये था कि अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं पार्लियामेंट, और मोस्ट वेलकम, आप आना चाहते हैं, आए स्पीकर को मिलकर बताएं। फारूक हबीब साहब, ये नुक्ता बहुत वैलिड है कि आप लोगों ने ये नहीं कहा कि हम इस्तीफे वापस ले रहे हैं, इस्तीफे आप लोगों ने दे दिए। अब आप लोग कहते रहे कि स्पीकर साहब जो हैं वो खुद डिले कर रहे हैं, हमारे इस्तीफे फौरी तौर पे मंजूर करें। अब ये अलग बहस है कि स्पीकर साहब मिले नहीं मिले, फर्दन किसी से मुलाकात की नहीं की, उस पर आप जितना मर्जी आप वो तनकीद करते रहें। बट हैविंग सेड दैट, आप लोग यही चाहते थे ना, इस्तीफे दिए ही इसीलिए थे कि वो मंजूर हों, तो अब आहिस्ता आहिस्ता मंजूर होना शुरू हो गए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इस्तीफों की मंजूरी के ऊपर एतराज़ नहीं है, हमें तो इनकी बदनीयती के ऊपर एतराज़ है। पहले इन्होंने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, एक ही मौक़िफ़ होता है ना इंसान का, जो असूली मौक़िफ़ लेता है, कानून के मुताबिक लेता है। वो ये तो नहीं होता कि आप रोज़ाना जो है वो रंग बदलते रहें, जो आपको सिचुएशन के मुताबिक सूट करे आप उसके मुताबिक कानून को मोल्ड कर लें। इन्होंने ये कहा कि जनाब इनफरादी हैसियत में पेश होकर इस्तीफ़ों की तस्दीक करना जो है वो ज़रूरी है, उसके बगैर इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो सकते। इनको 4 माह बाद याद आया, इन्होंने 11 इस्तीफ़े उस वक्त कबूल कर लिए। 11 के बाद जब इनको ये पता चला कि इनके जो हमारी खैरात के ऊपर जो अपोजिशन लीडर हैं इस टाइम, राजा रियाज, जो कि कठपुतली अपोजिशन लीडर हैं, और पहली बार एक ऐसा अपोजिशन लीडर आया होगा जो कि अपोजिशन लीडर भी है
और कायदे अवान से टिकट हासिल करने का मुतलाशी भी है, यानी वज़ीर आज़म से वो टिकट भी लेना चाहता है। और कोई उसको महंगाई के ऊपर, कोई लोड शेडिंग के ऊपर, कोई मेशियत की तबाही के ऊपर असेंबली में कोई डिबेट बहस करते हुए नज़र ही नहीं आएगा। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त तो सिर्फ असेंबली में इस्तीफ़ों के ऊपर ही काम हो रहा है, बाकी मुल्क में फैक्ट्रियाँ बंद हो, मजदूर बेरोज़गार हों, IMF से आपको डील मिले ना मिले, 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट जाएं, लोगों को आटा मिले ना मिले, आपको NRO2 मिल गया है, लिहाजा आप इस्तीफ़े मंजूर करते रहे। और इस रबर स्टैम्प असेंबली में बैठने का फ़ायदा क्या है? इस वजह से हम कह रहे थे कि हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम वापस क्यों जा रहे थे, उसकी वजह क्या थी? उसके पीछे लॉजिक ये थी, दलील ये थी कि हमें ये पता है कि 2 सूबों में असम्बलियाँ तहलील हो गई। पहले ये कहते रहे आप असम्बलियाँ तहलील करें, हम मुल्क में आम इंतखाबात करवा देंगे। वो बयानात मौजूद है, आप अपने TV पे चला के अपने नाजरीन को दिखा सकते हैं कि ये किस तरीके से भागते हैं, किस तरीके से राह फरार ये इख्तियार करते हैं। और हमने कहा कि हम राजा रियाज को हटाएंगे क्योंकि हमारे नंबर हैं। इन्होंने रिजाइन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। फरूख हबीब साहब, इनका यही था कि बिल्कुल कर दें असेंबली तहलील, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वहां पर, आपको याद होगा, शुरू में ही बात करते रहे कि ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे, फिर समझ में आया कि नहीं, इतने हल्कों में ज़िमनी इंतखाब नहीं हो सकते, तो उन्होंने कहा कि एक सूबाई असेंबली तहलील हो रही है तो एक सूबे में इंतखाब होंगे। जनरल इलेक्शंस की तरफ ये लोग फिर भी नहीं गए, उसकी बात नहीं की थी। नहीं देखें आप, नहीं, इनके बड़े मुतअद्दिद बयानात मौजूद हैं। उसमें मरीम सफदर का बयान भी मौजूद है, राना सना का बयान भी मौजूद है, मरीम औरंगजेब, और इनके बहुत सारे वुज़रा बयानात देते हैं। वो सोशल मीडिया के ऊपर आजकल चल रहे हैं, आपकी टीम निकाल के दिखा सकती है उसके ऊपर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बताएं कि क्या इन इस्तीफ़ों से जो है वो मुल्क संभल जाएगा? 9 माह में जो तबाही आप लोगों ने मचाई है उसकी कोई जस्टिफिकेशन आपके पास है? अच्छा खासा चलता मुल्क जो है वो आपको मिला था, बरामदात ऊपर जा रही थी, आपके मुल्क में $16 अरब के रिजर्व मौजूद थे। आज आपको जगह जगह कशकोल लेके आप फिर रहे हैं, पैसे आपको जो है वो मिल नहीं रहे, और मुल्क का उस दहाने पे पहुंचा दिया जहां पर शायद किसी से भी मुल्क ना संभल सके, जिस दहाने के ऊपर ये मुल्क को लेके जाना चाहते हैं। सही। आज अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये ऑब्वियसली पहले जो 11 इस्तीफे मंजूर हुए थे उसमें कुछ तो मखसूस नशिस्तों के थे, खवातीन के थे, उससे हट के इमरान खान साहब ने ज़ाहिर बाकी ज़िमनी इंतखाब लड़ा हर हल्के से। अब यहाँ पर जो 81 का नंबर हो चुका है, 81 इस्तीफे आपके मजीद आ चुके हैं जो एक्सेप्ट हो गए, तो वहाँ पर भी इमरान खान साहब सबके सब हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे? पहले ये उम्मीदवार तो ले आए सादिया, इनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। इनकी PDM में बगावत हो गई है, PDM में लोग इलेक्शन लड़ने को तैयार ही नहीं है। कोई अवाम में जाकर इस महंगाई के साथ, इस तकालीफ के माहौल के अंदर जाकर कोई इनका उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा? कोई इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है, इनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। ये बयानात दे चुके हैं कि जनाब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। एक तरफ इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। हमने ये भी डिसीजन लिया है कि हमें ये सवाल करने लगी थी कि खबर भी चल रही है कि आप लोग ये ज़िमनी इलेक्शन अगर हो भी जाता है 80-81 नशस्तों पे, या 30 मजीद अगर अगले हफ्ते इस्तीफे कबूल हो जाते हैं, तो आप लोग इन ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ही नहीं लेंगे। देखिए, बात यह है कि ये फैसला तो बुनियादी तौर पर PDM की लीडरशिप ने करना है कि इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन हमारे नज़दीक इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं उनका हल वो पहली तरजीह है। और इलेक्शन में इन बल्दियात, ये इन ज़िमनी इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, ये इलेक्शन खेलना जो है ये सेकंड प्रायोरिटी मैं से समझता हूँ। जहाँ तक बात की मेरे भाई फ़रूख हबीब ने कि जनाब ये रबर स्टैम्प असेंबली है, देखिए रबर स्टैम्प तो 4 साल आपने उसको बना के रखा, जिस तरीके से आपको लाया गया ये आपको भी पता है। उसके बाद वही लोग जो आपके इत्तेहादी थे वही हमारे इत्तेहादी हैं। तो अगर हमें रबर स्टैम्प कह रहे हैं तो वही रबर स्टैम्प सारे आपके साथ थे। इसलिए जितने आईनी और जितने बाइख्तियार आप अपने आप को समझते हैं उतना ही आईनी और बाइख्तियार मौजूदा हुकूमत है। दूसरी बात ये जी कि जो उन्होंने कहा कि 2 सूबों में असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं और फलां मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की ये बदकिस्मती है कि उनके जो सियासी मुशीर हैं वो मंझे हुए लोग नहीं हैं और वे उन्हें एक बंद गली में ले गए हैं। इमरान खान साहब को अपनी सियासत ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल डूबता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपको तहरीक इंसाफ के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। इसलिए वापस नए फैसले वो उनसे करवाना चाह रहे हैं। देखिए, अब ये असम्बलियाँ तहलील जो है, इमरान खान साहब आपको याद होगा कि जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा, वो आपको याद है कि
जो मुगलिया ख़ानदान के जो बानी कह लें आप बादशाह थे बाबर, उन्होंने मुतअद्दिद हमले किए थे। आपको इमरान खान से मुगलिया ख़ानदान याद आ रहा है? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जी, उन्होंने मुतअद्दिद हमले किए थे और उसके बाद पता नहीं 17वें या 18वें हमले वो कामयाब हुए थे। तो इमरान खान साहब ने भी अप्रैल 2022 के बाद मुतअद्दिद हमले और चढ़ाइयाँ की इस्लामाबाद के ऊपर, और एंड पे उन्होंने ये किया कि इस्तीफ़ा हमसे लेने की बजाय अपने इस्तीफ़े दे दिए, कौमी असम्बली में भी और उसके बाद सूबाई असम्बली में भी इस्तीफ़े दे दिए या असम्बलियाँ तहलील कर दी। ये सिचुएशन अब इमरान खान साहब से कंट्रोल नहीं हो रही। इमरान खान साहब, आप वो कहते हैं ना, जब आप पानी में उतरते हैं तो उसकी गहराई का पता लगता है। अब ये तहलील शील करके अब उन्हें समझ आ गई है कि जो नताइज में हासिल करना चाह रहा था और जिस भी दरवाजे से आप कह लें इस बहस को छोड़ दें, ठीक है, इक़्तिदार में जाना चाह रहा था, वो इतना आसान नहीं है और वो हो नहीं पा रहा। इसलिए उनके अंदर जो है वो फ्रस्ट्रेशन और आपको उनकी ज़बान में वो तेज़ी जो है वो ज़्यादा नजर आ रही है। कौमी असम्बली में आने का फैसला भी कहीं उसी को सामने रखते हुए किया ना, वो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन, जैसे उन्होंने कहा राजा रियाज है, तो ये आप लोगों ने भी ये कहा कि अपना ये लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाएंगे, इनके नंबर इतने कम कर दो कि राजा रियाज ग्रुप से भी कम हो जाए। देखिए, अब अगर आप सियासत की बात करती हैं, अगर उनकी अपनी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है और गवर्नमेंट की अपनी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है तो वो एग्जिस्ट करती है। मैं क्यों ये बात कहूँगी, जब आप सियासत खेल रहे हैं तो हम भी जाहिर है सियासत का जवाब सियासत से करेंगे। अवाम तो चाहते हम ये हैं कि मिल के कोई मसाइल का हल करें। ये जो उन्होंने कहा ना कि जनाब चलता फिरता और बड़ा खुशहाल मुल्क आपको दिया, वो 2018 में मेरे भाई हमने आपको दिया था। अच्छा। और आपकी जो मुल्क जो अप्रैल में हमने वापस आपसे लिया, उस वक्त आप लोगों की पोजीशन ये थी कि खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहीं आप हल्कों में जाने काबिल नहीं थे। ये आपकी हालत थी। आपका कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है, ये उम्मीदवार नहीं मिल रहा। पता लग जाएगा ना, ये पता लग जाएगा, ये भी पता लग जाएगा कि अगले जो इलेक्शन आता है, जनरल इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपके लोग कुछ छोड़ के हमारे पास आते हैं या हमारे लोग छोड़ के आपके पास जाते हैं, ये पता लग जाएगा। ये तो सारे दावे हैं, आप अपने दावे कर सकते हैं, मैं अपने दावे कर सकता हूं। आप कह रहे हैं अभी फाइनल नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे नजदीक इस वक्त चैलेंजेस और हैं, जो मुल्क को चैलेंजेस हैं। अभी आपने बात की महंगाई की, बिल्कुल है, मुआशी तौर पर मुल्क के हालात ख़राब हैं। अब ये सारा कुछ छोड़ के आप जो है वो हुकूमत वो इलेक्शन लड़ना शुरू कर दे, और उस इलेक्शन जिसका फ़ायदा कोई नहीं। ज़िमनी इलेक्शन का जो भी नतीजा हो, जो सीटें इन्होंने छोड़ी हैं, अब वो तो ये सारी जीत नहीं सकते अगर बाकायदा एक टफ कंपटीशन हो। लेकिन अगर वो सारी की सारी दोबारा ये जीत भी जाए, उसके बावजूद हुकूमत कायम है, हुकूमत मौजूद है, नंबर गेम हमारे पास पूरी है, हमने अपना काम करना है। इसलिए ये सोच पाई जाती है पीडीएम में कि बजाय ये गली मोहल्लों में जाके वक्त से पहले जब जनरल इलेक्शन आएगा तो लड़ेंगे, उसकी तैयारी है और बिल्कुल है। उस वक्त पता लगेगा कि कौन जो है वो कितने पानी में है, और आपके 4 साल की कारकर्दगी उसको अवाम में पजीराई क्या मिली, हमारी जो है 5 साल की 13 से लेकर 18 तक की कारकर्दगी उसे लोग कैसे सराहते हैं, और उसके बाद अभी जो टर्म हमारे पास है इसमें आगे मुल्क को हम कैसे लेके जाते हैं, ये सारे पैरामीटर्स पीपल आर गोइंग टू जज। अवाम ने वोट करना है, अवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदे जो पार्लियामान में लेकर आने हैं। बट जी, उन्होंने कहा जी कशकोल लेके आगे पीछे फिर रहे हैं। मेरे भाई, ये कशकोल भी आप ही ने हमें दिया है। कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके पास हम गए हैं मदद के लिए या इमदाद के लिए या कर्जे के लिए, जिसके पास आप नहीं गए, मुझे बता दें। कौन सा ऐसा मुल्क है? कौन सा IMF को कह लें, वर्ल्ड बैंक कह लें, दोस्त इस्लामी ममालिक कह लें, UAE कह लें, सऊदीया कह लें, इन सब के पास तो हमसे पहले आप गए, और अगर पाकिस्तान के लिए गए हैं तो हमने उस पर उस तरह एतराज नहीं किया। ये मसाइल पाकिस्तान के हैं, इनको हल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को फिर यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आजकल ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है कि हमारी जमात को रीऑर्गेनाइज किया जाए, और उसके लिए मरियम नवाज साहिबा की वापसी की तैयारियां भी हो रही हैं। लंदन में जो कुछ मीटिंग्स हुई और उसमें ऑब्वियसली जो कहानी बाहर आई है, एक तो यहाँ पर ये खबर आती रही कि राना सनाउल्लाह साहब की पंजाब असम्बली में नाकामी के बाद कोई सरजनिश हुई है, जिस पर डिनायल आया कि राना सनाउल्लाह हमारे पंजाब के सदर हैं और उनको हमने मजीद जिम्मेदारियां दे दी हैं। और साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी को लेकर ये खबरें थी कि शायद उनके कुछ डिफरेंसेस हैं, उसकी भी तरदीद आई कि वो पार्टी का हिस्सा हैं, वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं। और एक और कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि अगर इमरान खान की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 साल चलती रहती
तो अवाम ने इनको अगले इलेक्शंस में वोट नहीं करना था और हमने 2/3 अक्सरियत से आना था, लेकिन अब हम आए हैं तो हम ये भुगतेंगे भी क्योंकि हमने मुल्क के लिए काम किया है। एनीवेज फरूख हबीब साहब, मुझे बताइए, इलेक्शन ज़िमनी हो, जनरल इलेक्शंस हो, जो कुछ मर्जी आप कर लें, आप जब तक तमाम जमातें बैठ के कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आते हैं जिस पर आप सबका कोई कंसेंसस बने, तो आप नताइज को कैसे मानेंगे? ये इस चीज़ की गारंटी क्या है, इस चीज़ की एश्योरेंस क्या है कि अगली जो भी हुकूमत बनाए जमात वो मुस्तहकम हुकूमत होगी? नहीं, देखें, बात इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की नहीं है। रिफॉर्म्स तो इस मुल्क में जो है वो कई बार हुए हैं, लेकिन इंटेंशन ये होनी चाहिए कि आपने फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाने हैं। क्या जो रिफॉर्म्स जब हम चाह रहे थे कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लेकर आएँ, तो आपने कराची के बल्दियाती इंतखाबात का हशर नशर देख लिया कि वहाँ पर 48 घंटे नताइज ही नहीं आए, जहाँ पर 3-3, 4-4 हज़ार वोट एक यूनियन काउंसिल के अंदर नहीं गिने जा सके, यानी कि सो कॉल्ड धांधली हो रही थी। वहाँ पर ठप्पा माफिया का राज था, जिसका दिल करता था उसके वोट 72 वोटों को जो है वो 722 वोट बना दिया जाता था। लोग जिसको हराना होता था उसके वोट रिजेक्ट कर दिए जाते थे। जब तक ये मैनुअल अमल दरामद बीच में अमल दखल रहेगा, उस वक्त तक आप ट्रांसपेरेंसी कैसे लेकर आएंगे? इन्हीं लोगों ने ईवीएम्स की मुखालफत की, इन्हीं लोगों ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने की मुखालफत की। अब भी जो मामला है, अब क्या मामला है? अब पंजाब में वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला को लगाना है। अब निगरान वज़ीर आला को लगाने के ऊपर 2 ऐसे नाम जो है पीडीएम सामने लेकर आ गई है, वो ऐसे ही हैं जैसे शहबाज शरीफ को या हमजा शहबाज को या मरियम को निगरान वज़ीर आला लगा दो। भाई, आपने कोई न्यूट्रलिटी भी कायम रखनी है, आपने गैर जानिबदार सेटअप लेकर आना है कि आपने जानिबदार लोगों को लगाना है। आप इतफाक़, अब 2 लोगों को हमने नॉमिनेट किया था, जो अभी एक मौजूदा कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, पिछले 9 माह से इनके साथ भी काम कर रहे हैं, पहले इनकी कई हुकूमतों में इनके साथ काम कर चुके हैं, हमारी हुकूमत में भी नाम किया। सर्विंग सेक्रेटरी आप उनको कैसे रख सकते हैं? इजाजत नहीं देता है वो। नहीं, ये आइन इजाजत देता है जो ये बात करते हैं। आइन, वो जब भी कोई आइनी ओहदे के ऊपर कोई अपॉइंटमेंट होती है तो वो उसकी प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले सकते हैं। सुखेरा साहब के तो वैसे ही 7 दिन रह गए रिटायर होने के। इससे पहले आजम सुलेमान साहब को पंजाब में मौसब लगाया गया था पंजाब का, तो लगाते जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ उन्होंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली। इससे पहले भी कई एग्जाम्पल्स ऐसी मौजूद है, तो कोई कदगन नहीं है। इसी तरह नवीद अकरम चीमा, वो तो शहबाज शरीफ के साथ बतौर चीफ सेक्रेटरी के काम कर चुके हैं, उनका नाम भी हमने दिया। बट इनके नामों की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। अब ये टेस्ट केस होगा, उनके नामों पर एतराज है, उनको आपके नामों पर एतराज है, लेकिन आइन ये कहता है कि अगर आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते तो फिर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। परवेज इलाही साहब, इससे पहले कि कोई नाम वहां से आता, उससे पहले ही वो अनाउंस कर गए कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार है और आप लोग उनकी तरफ से जो भी 4 नामों से फाइनल होता है उसको मानने के पाबंद हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। नहीं, देखें, बात यह है, वो तो फिर ज़ाहिरी बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई मामला ऐसा हो या कोई ऐसा मुतनाज़ अमल हो जाए तो उसके पास तो फिर आप अदालतों के पास ही जाते हैं ना। वो तो फिर अदालत ने ही मामले को देखना है। लेकिन यहाँ फिर मैं कहूँगा, हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन यहाँ फिर इलेक्शन कमीशन का भी टेस्ट केस है। ये ढकी छुपी चीज़ें नहीं है किसी से। ये अमल करके ये पंजाब के अंदर भी जो है वो धांधली चलाना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन का ये टेस्ट केस होगा। अगर इलेक्शन कमीशन इनके दिए गए 2 नामों को कोई उसको वजीर आला बनाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो पहले तनकीद होती है, ठीक है, बट वो उनको अपने ज़हन में रखनी चाहिए। वो तो फिर स्टैंप हो जाएगी ना। ये ऐसा टेस्ट केस है कि वो स्टैंप हो जाएगी। वही लोगों को नॉमिनेट करते हैं जहां उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनके सर्कल के लोग हैं या उनके साथ उनकी हमदर्दियां हैं। मुझे याद है कि आप लोगों की तरफ से भी पहले ऑपोजिशन की तरफ से अयाज अमीर साहब का नाम आया था, जिसपे एग्जैक्टली यही आर्गुमेंट नून लीग का था कि जी अयाज अमीर साहब तो इनके हक में लिखते हैं, वो इनका मौकफ लेकर चलते हैं, इसीलिए उन्होंने इनका नाम जो है वो दे दिया है। बट मुझे बताइए डॉक्टर साहब, ये इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन को आज ये पोजीशन तो नहीं है 224 आर्टिकल आइन का, ठीक है, तो वो मामला अदालत में जा सकते हैं। अदालत का आपके 2 नामों पे बात करें ना। देखिए, सबसे पहले बात करें कि बिल्कुल ठीक है, सुन वो नाम बताइए जरा। वो कह रहे हैं कि आपने नाम जो दिए हैं कि ये इंतहाई गलत रिवायत है और इंतहाई गलत तरीकाकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो हर शख्सियत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो 2 नाम जो भी दिए गए हमारी तरफ से
निगरान वज़ीर आला के लिए, ये तो उतने उस लिहाज से जिससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, इतने ताकतवर लोग नहीं हैं, इसलिए मुसलसल ही उनकी किरदार कुशी कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने तो आर्मी चीफ के मनसब को नहीं छोड़ा। जब आर्मी चीफ की तैनाती थी उस वक्त जो मुतनाज़ा बयानात जो मुतवक्का सीनियर 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स थे उनके हवाले से इमरान खान साहब कहते रहे, वो क्या कौम भूल गई है? तो लिहाजा हर मौके के ऊपर ये बयानात देने, उनकी किरदार कुशियाँ करनी, उनके हवाले से गलत स्टेटमेंट्स देनी, ये इनका एक रिवायती तरीक़ाकार है कि जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। आचिमा हो, मोहसिन नकवी साहब हो, वो बाकी आपके नाम हो, जिस तरह पाकिस्तान के आइन में लिखा है, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। ठीक है, आप हमारे लोगों को जो हमने प्रपोज किया आप उनको गालियां दें, हम आपके लोगों को गालियां दें, ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन एक बात मैं नहीं दूंगा, मैं जो उन्होंने नाम दिए मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा उन्हें गालियां। बहुत अच्छी बात है। लेट द लॉ टेक इट्स इलेक्शन ओन कोर्स। कमिश्नर को लेके जो पीटीआई की तनकीद उन पर है वो कंट्रोवर्शियल तो इनकी नजर में ऑलरेडी है। ये अलग बात है कि अभी सिंध के बल्दियाती पहले ये दो नामों को जस्टिफाई कर लेना। ये अलग बात है कि सिंध के बल्दियाती इंतखाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की काफी तारीफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की, बट नताइज के बाद ऑब्वियसली उनको बुरा भी कहा गया। आप लोगों पे आज इल्जाम लगाया फवाद चौधरी ने कि आप लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं एक सवाल कर लूं, मैं आ रही हूं आपकी तरफ फरूख, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को आप लोगों की तरफ से एक लालच दिया गया, जो फवाद चौधरी साहब ने इल्जाम लगाया है कि जी आप ये वाला हमारा बंदा कर दें और उसके बाद जो है वो आपको हम सदर बना देंगे। देखिए मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि यही वो रविश है कि आप जो है इदारे उनके सरबराहों को मुतनाज़ा बनाने के लिए मन घड़त आप इल्ज़ाम तराशियाँ करें और उनके ऊपर जो है आप इस तरह की बातें उनसे मंसूब करें, ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल इसकी तरदीद भी करता हूँ और इसे कंडेम भी करता हूँ। कोई ऐसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, आप देखें कि वो थ्रू आउट अपनी सर्विस वेरी वेरी क्रेडिबल पर्सन, बड़ी डिग्निटी के साथ उन्होंने अपना वक्त गुजारा। आती हूँ आपकी तरफ। डिग्निटी के साथ उन्होंने वक्त गुजारा। अगर उनका कोई फैसला तहरीक इंसाफ को पसंद आए तो वो बहुत अच्छे इंसान है बकौल उनके, हम तो मानते हैं कि वो एक अच्छे इंसान है। अगर इनका कोई फैसला उनको पसंद ना आए तो फिर ये उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून या पीडीएम का हेडक्वार्टर करार देते हैं। ठीक है। और उसके बाद उनकी ज़ात के हवाले से जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो इंतहाई नामुनासिब है, मैं उसे बिल्कुल कंडेम करता हूं। ठीक है जी, बहुत गलत। अभी ये इलेक्शन जो हमारे इस्लाम के बल्दियात के थे, हमारे केसेस जो हैं वो अदालतों में चल रहे हैं। अदालतों के जो जजेस हैं उनके खिलाफ कैंपेन शुरू की हुई है सोशल मीडिया पे। अच्छा। और उनके खिलाफ मुतनाज़ा बयानात कि बल्दियाती इलेक्शन अपने यानी जो उनका मुकदमा है उसके फैसले के ऊपर असरअंदाज होने के लिए, ठीक है, जुडिशरी को डिफेंसिव करे। और ये सिर्फ ये नहीं कि आज मैं इस केस की हवाला दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो है सारी की सारी कैंपेन कर रहे होते हैं, कह रहे हैं जो चीज आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आती उनकी जातियात के बारे में गुफ्तगू करते हैं। ये एक ऐसा कल्चर है जो पाकिस्तान में पहले कभी भी नहीं था। ठीक है, सियासत जो है वो सियासी अंदाज से होती है, लेकिन आप लोगों को टारगेट करके उनके खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाते हैं, ये बहुत गलत बात है। मुझे देखें, मुझे तो रैशनल बात करनी है। मैं आपके सामने वो हकीकत रखना चाहता हूं जिसको आप देख लें। एक एफआईए के जज हैं रिटायर्ड, जिनको लगाते हैं, अब ये अवान साहब थे, जस्टिस अवान साहब एफआईए सेंट्रल कोर्ट नंबर 1 के जज थे, जो शहबाज शरीफ का और हमजा शहबाज और सलमान शहबाज का 16 अरब रुपए का एफआईए का केस सुन रहे थे। जब इनकी हुकूमत आई, इन्होंने उसको मैनेज किया, डॉक्टर रजवान अल्लाह को प्यारे हो गए, वो बरी करते हैं शहबाज शरीफ को, सलमान शहबाज को। आज आप चेक करें कि ये उनको बतौर इनाम के इंफॉर्मेशन कमीशन का चेयरमैन लगा देते हैं, जिसकी लाखों रुपए जो है वो तनख्वाह है, जिसकी मराहत हैं, वो समरी कैबिनेट से अप्रूव होती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन उसे इनिशिएट करती है। ये तो मैंने एक चीज़ बताई इनको। इसके अलावा आप देख लें इन्होंने कैसे कैसे लोगों को जब इन्होंने नवाजा, मुझे ये बताएं, नजम सेठी को इन्होंने दोबारा पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया। कौन सा उन्होंने वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए जीत के लाए थे, कौन सा क्रिकेट का टेस्ट मैच वो पाकिस्तान के लिए जीते थे, कौन सी खिदमात उनके लिए थी। सहाफ़ियों को सफ़ीर लगा देना, इस तरह लोगों को नवाज देना, ये इनकी पुरानी रवायात रही है। इसी के साथ साथ ये जो 2 नाम लेकर आए हैं और 2 नाम जो हमने दिए, कंपैरिजन होना चाहिए ना, तनकीद बाय तनकीद नहीं होनी चाहिए। आप कहें हम बोले भी ना, हम तनकीद भी ना करें, हम इदारों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी जाने की बात ना करें। आप नहीं, परवेज इलाही साहब के रिश्तेदार तो रिश्तेदार होंगे, चौधरी शुजात के भी वो रिश्तेदार है ना। चौधरी शुजात साहब से जो रातों रात खत लेकर आए थे, वो जो घर के अंदर लड़ाई पड़ी थी, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता ना, वो मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन वो सारे के पीछे किरदार भी इन्होंने अदा किया था।
मैं ये कह रहा हूँ वो कंट्रोवर्शियल है, इतने ही काफी होना चाहिए कि वो गैर जानिबदार नहीं है। निगरान सेटअप की स्पिरिट क्या होती है, आइन क्या कहता है कि आपने निगरान सेटअप वो लगाना है जो गैर जानिबदार हो, जो जानिबदार ना हो। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का जाती एहतराम मेरे लिए बहुत है, लेकिन ये खुद दिल में ये समझते हैं बात को कि वो गैर जानिबदार नहीं, इनकी कोई मजबूरी होगी, ये बात नहीं कर सकते होंगे। लेकिन मुझे बताएं, सुखेरा साहब पे कोई तनकीद करनी है आप कर लें, नवीद अकरम चीमा आप ही ने चीफ सेक्रेटरी लगाए थे, उन्होंने हमारे साथ तो हुकूमत में किसी काम भी नहीं किया, हमने फिर भी उन लोगों के नाम दिए जो इनको भी काबिल कबूल होंगे। लेकिन ये उन लोगों को लाना चाहते हैं जो अंधेर नगरी चौपट राज मचा दें पकड़ के, जो ये काम करवाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि इंतखाबात में धांधली हो, जो हर स्याह काम वो करें, ये वो करवाना चाहते हैं। ऐसा नामुमकिन है। ये इसी वजह से मैं कह रहा हूं अगर इलेक्शन कमीशन ये दिन दिहाड़े ये कार्रवाई डालेगा तो वो स्टैंप हो जाएगा कि वो हुकूमत की बी टीम का किरदार अदा कर रहा है। इससे पहले भी कई वाकयात ऐसे मौजूद हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल खुल के स्टैंप हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगेन हम यही तो सवाल मेरा तो सवाल बड़ा सिंपल सा है। मैं ये कह रही हूँ कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इख्तियार है, वो एक आईनी इदारा है, आपको उन पे एतराज है, इख्तियार का इस्तेमाल करते वक्त आंखें कान खुले रखने चाहिए। मौके पर तारीफ भी उनकी की थी, तो एक तरफ आपने तारीफ भी की, फिर साथ ही आपने कहा कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस भी दायर करेंगे। एक रेफरेंस आपने पहले दायर किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ, उसको वापस ले लिया था कि नहीं हम इस पे कुछ और इसको मजीद स्ट्रॉन्ग करके और इसमें मजीद कुछ निकाट डाल के हम दोबारा रेफरेंस लेकर आएंगे, वो आज तक नहीं आया। और अब आप ये भी कह रहे हैं कि वो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस भी कराएं, तनकीद भी जारी है। सो इस तरीके से चीजें कैसे चलती हैं, मेरा सवाल सिर्फ ये था। बट डॉक्टर साहब मुझे बताइए, फरूख हबीब साहब ने तो पहले एक बात की थी कि जी देखें इस वक्त वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो हम लोग आम पाकिस्तानी हैं जो इतने अरसे से तमाशे देख रहे हैं कि जहाँ पे कोई हारता है वहाँ पे धांधली की बात शुरू हो जाती है, सड़कों पे आना शुरू हो जाते हैं। आपकी जमात हो, इनकी जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, कल की हुकूमत मुस्तहकम कैसे हो पाएगी? आप लोग अगर ये वाकई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर बैठ जाते हैं, कहीं पर कोई डिसीजन के बगैर बैठ जाते हैं, कैसे नताइज आएंगे, कैसे तस्लीम किया जाएगा? सड़कें बंद नहीं होंगी, हुकूमतें नहीं गिराई जाएंगी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से और आइंदा इंतखाबात और उसके बाद एक आप ये कहें कि मजबूत और देरपा सिस्टम जो मुल्क की ज़रूरत है वो कैसे आ सकता है, उस पर बिल्कुल बात करूँगा। लेकिन मैं फ़ारूक साहब को दोबारा ये बात कहूँगा कि आपने फिर वही बात की जो मैं अपने पहली गुफ्तगू में कर चुका था कि आपने फ़र्दन नाम लेके हमारे जो कैंडिडेट्स हमारी तरफ से प्रपोज किए गए हैं, जस्ट प्रपोज किए गए हैं, उनकी फिर आपने किरदार करने की कोशिश की, जिसे मैं दोबारा कंडेम करता हूँ। अब अगर आपने आचिमा की बात की, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मेरे वो अच्छे दोस्त हैं, इंतहाई क्रेडिबल आदमी है। अच्छा। आपने भी ब्यूरोक्रेट का नाम दिया, सुखेरा साहब से ये थोड़े जूनियर हैं, लेकिन स्टार ब्यूरोक्रेट है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि ऑनेस्ट, ईमानदार, और अगर आपने उनका काम देखा है तो मैं उनके लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि स्टार ब्यूरोक्रेट। और ब्यूरोक्रेट वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता। वो अगर आज हमारे साथ आए हैं तो वो उसके बाद आए हैं जब वो सर्विस छोड़ चुके हैं। अब सुहेरा साहब कल सर्विस छोड़ते हैं, वो आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं, नहीं करते, वो भी एक अच्छे इंसान है। मैं हमारे यहाँ ऐसा हुआ नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स की ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सिंपैथीज किसी ना किसी सियासी जमात के साथ एफिलिएशन रहती है। मैं आपको चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं होते। और हमेशा ये बात याद रखें कि जो की पोजीशंस के ऊपर ब्यूरोक्रेट काम कर रहे होते हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो रिमार्केबल होती है। वो वैसे नहीं बैठ के पूरा सुबह चला रहे होते हैं। जो चीफ सेक्रेटरी होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर है, अभी हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर है, वो भी एक स्टार ब्यूरोक्रेट है। बेदाग इन लोगों के माजी हैं, कोई इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई करप्शन के इल्जामात नहीं है। और आज चीमा साहब को जो आपने गिरफ्तार किया था वो करप्शन पे नहीं हुआ थे, वो उन्हें आपने एक झूठे केस में मुलविस किया था और उससे भी वो बरी हो चुके हैं अल्लाह के फजल से। कोई उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत, तो आपकी हुकूमत में गिरफ्तार हो गए थे, हमारी हुकूमत तो ही नहीं थी। आप ये कहें कि नेगेटिव पॉइंट हो, वो कह रहे हैं बरी नहीं, वो कह रहे हैं जमानत। दूसरी बात जो है डॉक्टर साहब वो तो आपकी हुकूमत में गिरफ्तार हो गए थे उस वक्त। अब आपने सारी वो बातें की कि जनाब वो बातें जो आपने उनसे मंसूब की हैं वो आपके ज़हन की इख्तरा तो हो सकती है कि वो जनाब खत लेके इधर गए, खत लेके उधर गए। ये क्या बातें हैं? ये कोई बातें, इनकी कोई हैसियत नहीं है। आप से मुशावरत हुई, वो मुकम्मल नहीं हो सकी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने
फैसला करना है और ये पाकिस्तान का आईन है, तो खुदा के लिए निजाम को आगे चलने दें। और सबसे बड़ी बात, चले फैसला करना है, किस चीज को मद्देनजर रख के फैसला करना चाहिए, तजवीज दे देना। मैं भी तजवीज देता हूँ, लेट्स मेक प्रोग्राम को प्रोडक्टिव करते हैं ना, वो तो प्रोग्राम को प्रोडक्टिव करें। एक मिनट बस मुकम्मल कर रहा हूँ। जी 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 बताइए कैसे फैसला किस मेयार पे करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ फैसला आप भी तजवीज दें, मैं भी देता हूँ। आप तो बिल्कुल ठीक है, आपने तो फिर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया ना, उनकी किरदार कशी की कोशिश की। या तो फिर और परवेज इलाही साहब ने तो ये कह दिया कि जो भी आप लगाएंगे हम उसे चलने ही नहीं देंगे, हम नहीं मानेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर दी, हालांकि मैं आज कुछ लॉयर्स से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में भी मैं ये कह के गया था वो नहीं है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुल्क के हालात मामला ठीक नहीं है, आपने मुल्क में एक फितना फैलाया हुआ है, आपने मुल्क में एक वो क्या कहें कि अनसर्टेनिटी की आग लगाई हुई है और मुसलसल उसमें आप पेट्रोल डाली जा रहे हैं। कौन सी बैनुल अक़वामी कुव्वतें आपसे बात करने के लिए तैयार होंगी, कौन से मालियाती इदारे आपके पास आने के लिए तैयार होंगे। और आखिरी बात जो आपने की थी इलेक्शंस के हवाले से, बिल्कुल जब तक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट और वो इलेक्शन जिसे सब माने, सिर्फ ये नहीं कि मैं हार जाऊं तो मैं ना मानूं, ये नहीं, आपको मैकेनिज्म ऐसा बनाना पड़ेगा ना कि सब लोग मानेंगे। अगर कोई हारता भी है तो उसे ऑनरेबली अपनी डिफीट को तस्लीम करना चाहिए। वो इलेक्शन पाकिस्तान के मामलात का वाहिद हल है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा मैं फारूक, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फारूक हबीब साहब ऑब्वियसली बताना चाहते हैं कि इसको प्रोडक्टिव डिस्कशन को मजीद कैसे बनाएं, और उन्होंने मिसाल इस तरीके से दी कि बताइए कि वो क्या क्वालिफिकेशंस क्या है, क्राइटेरिया क्या है जिसकी बुनियाद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो नाम कोई चूज करेंगे निगरान वजीर आला का। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो फारूक हबीब साहब बात कर रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्वालिफिकेशंस क्या देखते हैं उन लोगों की जिनका नाम मुंतखब किया जा रहा होता है। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आइन का आर्टिकल 224 जो ये इख्तियार देता है कि ऑब्वियसली अगर लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन ना एग्री कर सकें, पार्लिमानी कमेटी ना एग्री कर सके, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही डिसाइड करेगा। फारूक साहब, अगर वाकई क्वालिफिकेशंस पे कोई एतराज़ है किसी के, तो फिर तो आइन में कोई तरमीम लानी पड़ेगी ना। अभी तो उन्होंने इन्हीं 4 नामों में से कोई एक नाम मुंतखब करना है और वो आप लोग मानेंगे, वो अपने तौर से तो कोई नाम मजीद इसमें ऐड कर नहीं सकते। नहीं, नाम ऐड कर तो नहीं सकते, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो 4 नाम आए हैं उन 4 नामों का वो एनालिसिस तो कर सकते हैं। आपने अपना माइंड तो अप्लाई करना है, आपने ये भी देखना है। सबसे जो बुनियादी चीज़ देखने की, मैं अपनी तजवीज़ दे देता हूँ, मैं आप किसी का नाम नहीं लेता, जो मैंने बात करनी थी वो बात मैंने कर दी। सबसे पहली जो चीज़ देखनी है वो उन्हें देखनी चाहिए कि गैर जानिबदार है या नहीं है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं उसको लगाएं जो गैर जानिबदार हो, जिसका झुकाव किसी जानिब ना हो। उसके अलावा उसको, क्योंकि ये निगरान सेटअप है, केयर टेकर सेटअप है, इसमें बुनियादी चीज़ गैर जानिबदारी है। अब ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा बंदा सामने आ जाए जिसका किरदार ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो, जिसके ऊपर पहले ही जो है वो उंगलियां उठ रही हों। जब ऐसे शख्स की अपॉइंटमेंट होगी तो फिर जब आप आईनी इदारे के सरबराह के तौर के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो फिर आपका कंडक्ट जो है, जो आपका किरदार होता है, वो उस इदारे की क्रेडिबिलिटी को भी इस्टेब्लिश करता है, या तबाह कर देता है या इस्टेब्लिश कर देता है। फिर लोगों को तनकीद का मौका भी मिलता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये उनके पास एक मौका है कि वो अपनी जो लॉस्ट क्रेडिबिलिटी है उसको रीइंस्टेट कर सकें, उसको बहाल कर सकें, और गैर जानिबदारी जो है वो मेयार होना चाहिए, इस बुनियाद के ऊपर फैसला होना चाहिए। ठीक है, चल अच्छा एक और ऑब्वियसली चीज़ का जवाब लेना है, क्योंकि डॉक्टर साहब की तो क़यादत खुद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से नाहल हुई और उसके बाद हम मुख्तलिफ सियासतदानों से सुनते रहे कि सियासतदानों को इस तरीके से अदालतों के ज़रिए नाहल नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक जो आर्गूमेंट इस वक्त चल रहा है कि आप लोग इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते, उसके लिए वो ये कि आप लोगों की पूरी कोशिश है कि इमरान खान को आप डिस्क्वालीफाई कर दें। आप लोगों को लग रहा है कि इलेक्शंस जो है वो उस वक्त जाके करवाएं जब इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के लिए नाहल हो चुका हो। देखिए, इमरान खान साहब नाहल हो या ना हो, इमरान खान साहब की सियासत पाकिस्तान से ख़त्म हो चुकी है। उसके मैं रीज़न्स आपको बताऊँगा, लेकिन मैं जिस बात की तवक्को नहीं कर रहा था
वो मेरे भाई फारूक हबीब ने नहीं डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं रेड लाइन लग गई है, जिक्र कर दिया। आप देखें ना, आप देखें कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार है वो इख्तियार ये खुद इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें डायरेक्शंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन, मतलब इनका ये है कि जो हमने 2 नाम दिए हैं वही गैर जानबदार हैं, वही हकदार हैं, उन्हीं के किरदार मैंने तो गैर जानबदार, और वो अगर आप लगाएंगे तो फिर उंगलियां नहीं उठेंगी ना उन पे ना आप पे। यार कोई खौफ खुदा करो यार, जान दो खुदा। वो कह रहे हैं कि हमने जो नाम दिए वो गैर जानबदार हैं। अगली जो मुफ्त के मशवरे दे रहे हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप अपनी खोई क्रेडिबिलिटी बहाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब पंजाबी की मिसाल है, वो कहते हैं कि यार तुसी बंदे हो के हो तुसी। डॉक्टर साहब आप वो बात कर रहे हैं कि आंखों में मट्टी डाल दें, वो क्रेडिबल आदमी है, आंखों में मट्टी नहीं डाल सकते लोगों की। मुझे बात मुकम्मल करने दें। अच्छा ठीक है, अभी है प्रोग्राम में टाइम है प्रोग्राम में टाइम, आप करें बात। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का अपना एक आईनी इख्तियार है, वो एक क्रेडिबल आदमी है, उन्हें मुतनाज़ा आप बना रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं, और उनके जो मुतवक्का फैसले अभी हुए नहीं हैं उनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मर्जी का फैसला करेंगे तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी भी बहाल हो जाएगी और आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, और अगर हमारी मर्जी का फैसला ना हुआ तो फिर हम आपके ऊपर एक और नया जो है वो अटैक जो है वो लॉन्च करेंगे। सोशल मीडिया हो, आपके बयानात हों, आपकी ज़बान से, आपकी गुफ्तगू से मैं आपके तमाम स्पोक्स पर्सनस को कह रहा हूँ, आज पाकिस्तान का ना कोई इदारा महफूज रहा है, ना कोई इदारों के सरबराह महफूज रहे हैं, ना जजेस महफूज रहे हैं, ना मीडिया पर्सनस महफूज रहे हैं, ना सियासतदान महफूज रहे हैं। ये कल्चर दे के आपने जितनी बड़ी तबाही पाकिस्तान की इस हवाले से फैलाई है, आपने यकीन करें कि उसको दुरुस्त करने में भी पता नहीं कितने डेकेड्स लगेंगे। ओके चलें, ये इसलिए मैं आपको दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि फैसले से पहले उस पर असरअंदाज होने के लिए इस तरह की मुतनाज़ा बयानात मत दें आप लोग। और जो आपने बात की नाहिली इमरान खान साहब को, आप वो कहते हैं कि निकालने की कोशिश करें। नवाज शरीफ अगर इस बात पे पेट्रोल चीफ पार्टी का नाअहल हो सकते हैं कि आप एक तनख्वाह मुतवक्को ले सकते थे और आपने नहीं ली, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने घर भेज दिया, तो इमरान खान साहब के खिलाफ तो कई ऐसी चीजें हैं जहां आज उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और कहा है कि मेरे खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें ये लोग मुझे नाअहल कर सकें। हमने तो नहीं करना ना, हम कह रहे हैं कि आप नाअहल होंगे, बट उनका तो हम तो ये कह रहे हैं कि आपने जिस तरह बहुत सारी चीजें छुपाई, मख्फी रखी, बतौर प्राइम मिनिस्टर आपने डिक्लेयर नहीं की, तोशा खाना के सारे मामला हैं वो आपके सामने हैं, जो बाहर से आपको तोहफे मिलते हैं। तोशा खाना से तो भाग गए आप, तोशा खाना का तो रिकॉर्डिंग दे स्टेट की चीजों को आप कहते हैं ये तो देने की। लास्ट कमेंट पर अगर इस तरह आप करेंगे तो ये चीजें तो अदालत देखे मेरा बड़ा जिससे वो नायल हुए। देखे मेरा बड़ा फरमाइए सादा सा, देखे मेरा बड़ा सादा सा जवाब है कि डॉक्टर साहब क्यों इतना दफा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, अभी उनको फैसला करने दें। और आप अच्छा होता कि आप गैर जानिबदार नाम लेकर सामने आते तो आज हम उन नामों की बैठ के तारीफ कर रहे होते। आप जैसे नाम लेके आए वैसी तनकीद हो रही है। एक ब्यूरोक्रेट आपने दिया है, एक ब्यूरोक्रेट आपने दिया है। आपको लगेगा फिर तो गैर जानिबदारी की तारीफ ही चेंज हो गई। आपके बारे में आपके ब्यूरोक्रेट जो है वो गैर जानिबदार है, हमारा सबका ब्यूरोक्रेट जो है वो जानबदार है। अनफॉर्चुनेटली नहीं आपका तो कैबिनेट सेक्रेटरी है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और फारूक हबीब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।